रोहिदाद खां पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट थे। बरदान में पैदा हुए, 1949 में सिविल सर्विस ज्वाइन की और मुल्क के तमाम अहम तरीन ओहदों पर तैनात रहे। इंतहाई पढ़े लिखे, ज़ीरक और खुश शक्ल थे। 21 अप्रैल 2024 को 100 साल की उम्र में फौत हुए। 1971 में जब पाकिस्तान टूट रहा था तो ये वफाकी सेक्रेटरी इत्तलाआत थे। सदर याहिया खान और उनकी विस्की पार्टी से इनकी रोज़ाना मुलाकात होती थी। मशरक़ी पाकिस्तान के सरेंडर का मुआहदा और मुल्क टूटने की इन्वाइसमेंट भी रोहिदाद खान ने तैयार की थी। मुझे 2000 के बाद इनसे मुतअद्दिद मरतबा मुलाकात का मौका मिला। उनके इंतकाल से कबल भी इनसे मुलाकातें रहीं। वो आखिरी साल तक खूबसूरत साफ़ सुथरा सूट पहनते थे, जूते भी साफ़ और चमकदार होते थे। ताहम उन्हें बोलने में दिक्कत होती थी, लफ्ज़ ज़बान पर अटक जाते थे और उन्हें अदायगी में ज़ोर लगाना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद उनकी याददाश्त बेइंतहा अच्छी थी। इन्हें दूसरी जंग के वाक़यात तक याद थे। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की करप्शन की कहानियाँ भी सुनाते थे और जनरल मुशर्रफ और इमरान खान की हमाकतों के किस्से भी। आखिरी दिनों में इमरान खान से बहुत मायूस थे। इनका कहना था कुदरत ने इसे पाकिस्तान को तब्दील करने का मौका दिया, मगर उसने इसे बुरी तरह बर्बाद कर दिया। ये पाकिस्तानी तारीख का पहला सियासतदान था जिसे फ़ौज में ज़बरदस्त पजीराई हासिल थी। ये इसे इस्तेमाल करके मुल्क की सिमत दुरुस्त कर सकता था, मगर उसने चुन चुन कर बेवकूफ़ अपने गिरद जमा कर लिए और इन सब ने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो 1971 के सानहे की खुफिया दास्तानें भी सुनाया करते थे। उनका कहना था मशरक़ी पाकिस्तान ने हमसे जल्द या बदेर अलग होना ही था, लेकिन ये इस खौफनाक तरीके से अलग होगा और जाते जाते पाकिस्तान के गले में जंग के हार का तोक डाल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। चुनाचे जब मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की खबर आई तो मुल्क में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू और हलक में बैन ना हो। लोग गलियों में लेट लेट कर रो रहे थे। वो सदमा आज तक हमारी नस्ल के सीने का दाग है। मैंने उनसे पूछा, सर 1970 में मुल्क में आप जैसे सैकड़ों समझदार, तजर्बाकार और ज़हीन लोग थे। फ़ौज में भी अक्लमंद और बहादुर लोग थे। जनरल याहिया खान भी शराब नोशी और याशी के बावजूद ब्रिलियंट जर्नैल थे और उन पर माली करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। उनके जूनियर ऑफिसर्स में भी 5 वक्त के नमाजी और शौक़ शहादत से लबरेज जनरल्स मौजूद थे, मगर इसके बावजूद 1971 का सानहा आप लोगों के सामने वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा था और आप लोग खामोशी से तमाशा देखते रहे। आप में से किसी को तौफीक नहीं हुई वो दरमियान में आए और जनरल याहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मेज़ पर बिठा दें और इन तीनों के दरमियान मौजूद दीवारें गिरा दें। जनरल याहिया खान ने जब मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन का फ़ैसला किया तो क्या फ़ौज में उस वक्त एक भी ऐसा जनरल मौजूद नहीं था जो आर्मी चीफ को उसके भयानक नताइज के बारे में बता सके? या जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर ऐलान किया था, मेरा जो MNA ढाका जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उस दौर में कौमी असम्बली ढाका में होती थी और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में। और क्या पूरे मुल्क में कोई एक भी ऐसा समझदार सियासतदान, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट नहीं था जो शेख मुजीबुर रहमान को समझा सकता? आप लोग अगर उस वक्त एक्टिव होते तो शायद पाकिस्तान टूटने से बच जाता। आप लोगों की मामूली सी कोशिश से हमारे 92,000 फौजी और सिविलियन भारतीय जेलों से बच सकते थे। हमारी फ़ौज पलटन मैदान में हथियार फेंकने की बेइज्जती से भी महफूज रह सकती थी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान नफ़रत की दीवार भी खड़ी न होती। हम अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे के भाई भाई रहते। मेरा लंबा सवाल सुनकर रोहिदाद खान ने लंबी सी आह भरी और फरमाया, हम रिटायर्ड लोग 50 साल से एक दूसरे से ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज सुबह भी अपने आप से पूछ रहा था, रोहिदाद, तुम्हारे सामने मुल्क टूट रहा था और तुम अपनी नौकरी बचा रहे थे। मशरक़ी पाकिस्तान में लोग मर रहे थे और तुम रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न और अखबारात के ज़रिए झूठी खबरें फैला रहे थे। तुम अपने अवाम और ख़ुद को धोखा दे रहे थे। तुम खुदा को क्या मुँह दिखाओगे? मैं रोज़ अपने ज़मीर की अदालत में पेश होता हूँ और मेरे अंदर से मेरे हक़ में कोई दलील नहीं निकलती। हाँ, अलबत्ता मुझे कभी कभी महसूस होता है कुदरत ने शायद उस वक्त हमारी अकल पर ताले डाल दिए थे। उसने हमारी सोचने, समझने और अमल करने की सलाहियत सलब कर दी थी। हमें नज़र आ रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। हमें आवाज़ें आ रही थीं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा था। चुनाचे असल पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। वो रुके, लंबा सांस लिया और बोले, पाकिस्तान हम मगरबी पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया था। पंजाब
फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान का तश्कील पाकिस्तान में कोई अहम किरदार नहीं था। लाहौर का सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन था, करारदाद पाकिस्तान मिंटो पार्क में पास हुई थी और बस। हम सब पाकिस्तान के बेनिफिशरी हैं। असल कमाल बंगालियों का था। उन्होंने मुस्लिम लीग भी बनाई थी और मुल्क के लिए माली, समाजी और जानी कुर्बानी भी दी थी। वो लोग इखलाकी, समाजी और अमली लिहाज से भी हमसे बेहतर थे और आबादी में भी हमसे ज़्यादा थे। तारीख़ में पहली मरतबा अक्सरियत ने अक़लियत से अलग होने का फ़ैसला किया। अक्सरियत ने अक़लियत के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई और अक़लियत ने अक्सरियत के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन किया। मुझे आज महसूस होता है बंगालियों ने हमसे अलग होकर ठीक ही किया था, वरना आज तक वहाँ धरने चल रहे होते या फिर मार्शल लॉ होता। मुझे रोहिदाद खां के अल्फाज ने हिला कर रख दिया। ये एक ऐसे 100 साला बुजुर्ग के अल्फाज थे जिसने बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी थी, जो मुल्क के अहम तरीन वाक़यात का ऐनी शाहिद भी था। वो इस वक्त ज़िंदगी की हवस से आज़ाद हो चुके थे। वो जानते थे आज या कल ज़िंदगी की डोर इनके हाथ से फिसल जाएगी, लिहाजा माजी के बारे में उनका तज्जिया बेलाग और कीमती था। उनका कहना था, कुदरत जब किसी कौम को बर्बाद करना चाहती है तो ये उनके साहिबान इक़्तिदार की अकल माऊफ़ कर देती है। ये उनके समझने बूझने की सलाहियत छीन लेती है। 1971 में भी यही हुआ और अब 2024 में भी वही हो रहा है। मुल्क में इस वक्त भी एक उलझा हुआ ट्राइका है। इमरान खान जेल में बैठकर मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। अल्लाह ताला ने उन्हें इक़्तिदार भी दिया था और फ़ौज का गैर मशरूत साथ भी, लेकिन ये इक़्तिदार संभाल सका और ना साथ बरकरार रख सका। अवाम इसकी तमाम तर हमाकतों के बावजूद आज भी इसके साथ खड़े हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान को अंधी अवामी हमायत मिली, लेकिन उसने अपनी सख्त गिर तबीयत और बेलचक रवैये की वजह से इसे मिट्टी में मिला दिया। चुनांचे ये 2024 का शेख मुजीबुर रहमान बन चुका है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1971 की जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं। ये जानते हैं अवाम ने उन्हें इलेक्शन में मुसरत कर दिया है और इक़्तिदार उनका हक नहीं, लेकिन ये इसके बावजूद कुर्सी के साथ चिपटे हुए हैं और ये इस चिपकाव की हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। ये इखलाकी मैदान बहुत पहले खो चुके हैं। ये अब सच देखने और महसूस करने की नेमत से भी फारिग हो रहे हैं। ये जानते हैं ये शरीफ फैमिली की आखिरी टर्म है। इसके बाद ये कहाँ होंगे और कैसे होंगे कोई नहीं जानता। अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अब एक ऐसा सिंधी वज़ीर आज़म चाहिए जिसे ईरान भी पसंद करता हो और बिलावल भुट्टो इसके लिए इंतहाई सूटेबल उम्मीदवार हैं और ये इसके लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी तरफ एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जिसने फ़ैसला कर लिया है कुछ भी हो जाए इमरान खान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो करना चाहता है कर ले, लेकिन इसके लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये भी इस फैसले की हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा मुल्क 50 साल बाद एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां आगे जाने का रास्ता है और ना पीछे हटने का, जबकि हमारे सारे मसले सिर्फ थोड़ी सी लचक से हल हो सकते हैं। हम सब ने एक एक कदम पीछे हटना है और सांस आना शुरू हो जाएगी। इमरान खान बिला वजह एहतजाज की कॉल्स देना बंद कर दें। ये पार्टी की सियासी कमेटी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दें या फिर मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दे दें। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी थोड़ी सी कुर्बानी दे दें। ये 5 साल के बजाय 2.5 साल पर इत्तफाक कर लें। ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करें। आइन में जो तरामीम करनी है एक ही बार कर दें। इसके बाद आइन को लॉक कर दिया जाए और 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएं और जो जीते उसे इक़्तिदार दे दें और एस्टेब्लिशमेंट भी सियासी स्पेस की गुंजाइश पैदा कर दे और अदलिया भी खुद को ज़रा सा साइड पर कर ले। ये सारा बहरान 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, वरना दूसरी सूरत में ये फसाद है। बेशुमार लोगों के सर और मुल्क का रहा सा भरम भी खा जाएगा और 10-15 बरस बाद आज के रोहिदाद खान भी सर पकड़ कर कह रहे होंगे, अल्लाह ताला ने हमसे भी समझ बूझ की सलाहियत छीन ली थी। हमारे सामने मुल्क टूट रहा था और हम देखते रह गए, हमारी भी मत मारी गई थी।